नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, हमारे चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पेपर प्रैक्टिस करवाया जाता है, जिसके तहत आपको सामान्य अध्ययन के सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। इसी सीरीज़ में मैं आपके सामने आज साइंस की टेस्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसका फ़ायदा आपको उन सभी एग्ज़ाम में मिलेगा जिसमें साइंस पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम जीवाणु के संक्रमण को रोकता है? ऑप्शन ए टाइलिन, बी प्रोएंजाइम, सी लाइसोजाइम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है और वो जीवाणु के संक्रमण को रोकता है। इनमें से जो टाइलिन है वो भी लार में पाया जाता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है और ये क्या करता है, भोजन के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको क्या करता है, स्टार्च में बदलता है। प्रो एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कम तापक्रम में पुष्पन को प्रोत्साहन करता है। ऑप्शन ए बसंतीकरण, बी दीप्तकालिता, सी बीज प्रसुप्ति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बसंतीकरण। बसंतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो पुष्प होता है उसको क्या करते हैं, कम तापक्रम में ही पौधे में पुष्प का विकास कराया जाए। ऑप्शन सी है इसमें बीज प्रसुप्ति। बीज प्रसुप्ति एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बीज का विकास तो हो जाता है पौधे में, लेकिन क्या होता है कि उसका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है कि बीज निष्क्रिय अवस्था में रहता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बीज प्रसुप्ति। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से तनाव हार्मोन्स किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एथिलीन, डी एब्सिसिक एसिड, सी साइटोकाइनिन, डी है ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो कि पौधे में तनाव को नियंत्रित करता है। और ए है इनमें एथिलीन। एथिलीन क्या होता है कि एथिलीन पौधे में क्या करता है कि फलों को पकाने में मदद करता है। इसमें एथिलीन हार्मोन्स के कारण क्या होता है कि फल क्या होता है, जल्दी पक जाते हैं। फलों को पकाता है ये। और सी है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, पौधे में कोशिका के विभाजन में मदद करता है। डी है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन्स पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के कितने अणु की प्राप्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 36। ऑक्सीश्वसन किसे बोलते हैं, जिसमें ऐसा श्वसन जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। और इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज का एक अणु होता है उसमें से एटीपी क्या होती है, एटीपी एक एनर्जी होती है, जिसमें एटीपी के कितने अणु मिलते हैं, 36। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है। ऑप्शन ए ग्लाइकोलिसिस, बी क्रेब्स चक्र, सी ऑक्सीश्वसन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन होता है ग्लाइकोलिसिस। राइट आंसर इसका होगा ए ग्लाइकोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरोप्लास्ट का निर्माण पत्तियों के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए मेसोफिल कोशिकाएं, बी पेरेन्काइमा, सी जाइलम, डी फ्लोएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोफिल कोशिकाएं। पौधे में जो मेसोफिल कोशिकाएं होती है उन्हीं में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे हरी पत्तियां हैं तो उनमें सभी हरी पत्तियों के सभी भागों में क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ मेसोफिल कोशिकाओं में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेसोफिल कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की थी। ऑप्शन ए लीनियस, बी आर.एच. व्हिटेकर, सी अरस्तु, डी मेंडल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी आर.एच. व्हिटेकर। तो व्हिटेकर ने ही 5 जगत की प्रणाली प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और प्लांटी और एनिमिलिया में जो जीव है उनको क्या किया था, उनको बांटा था।
इसमें से लीनियस कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, द्विजगत प्रणाली दी थी जिसमें उन्होंने एनिमेलिया और प्लांटी में जीव जंतु को बांटा था। अरस्तु को तो जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं और जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। मेंडल ने क्या किया था कि मटर के पौधों में जो आनुवांशिकी होती है उनका उसके सिद्धांत दिए थे मेंडल ने। क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RS व्हिटेकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में अपवंक कवक किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है मोनेरा, बी कवक, सी प्रोटिस्टा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटिस्टा। अपवंक कवक किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। अपवंक कवक मतलब ये होता है कि ऐसे कवक होते हैं जो क्या करते हैं, मृत जीव जंतुओं से अपना क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये कवक के अंतर्गत नहीं, ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। ऑप्शन ए लाइकेन, बी कवक, सी शैवाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइकेन। लाइकेन क्या होता है कि लाइकेन ऐसे जीव होते हैं जो जिनमें क्या होता है कि कवक और जो शैवाल होते हैं वो साथ साथ रहकर मतलब सहजीव के रूप में, सहजीवी के संबंध होता है कवक और शैवाल में, वो साथ साथ रहकर क्या करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो इनमें जो कवक होता है वो क्या करता है कि शैवाल को मिट्टी से क्या करता है कि जल, खनिज, लवण देता है, प्रदान करता है, और शैवाल क्या करता है कि कवक को भोजन प्राप्त करवाता है। तो ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, एक दूसरे की क्या करते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। तो जो लाइकेन होते हैं वो प्रदूषण के संकेतक होते हैं, मतलब जिन स्थान पर लाइकेन होगा वहाँ पे प्रदूषण नहीं होगा, वहाँ पॉल्यूशन नहीं होगा। तो जैसे जहाँ पर ये क्या होता है कि जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, वहाँ पर अगर किसी स्थान पे किसी जगह SO2 है तो वहाँ पे क्या होगा कि लाइकेन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर लाइकेन नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी जिम्नोस्पर्म, डी एंजियोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं कि पादप जगत का उभयचर। उभयचर मतलब जो ऐसे जीव जो क्या होते हैं, जल और स्थल दोनों में रहते हैं। तो ब्रायोफाइटा क्या होता है कि जल और थल दोनों में पाया जाता है। इनमें टेरिडोफाइटा क्या होता है कि टेरिडोफाइटा ज़मीन पर पाए जाते हैं। ये पहले ऐसे जीव होते हैं जो जिनका विकास मतलब ज़मीन पर होता है, मिट्टी में होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो बीज होते हैं वो किसी आवरण से ढके नहीं रहते, इनमें पुष्प भी नहीं पाए जाते। और डी है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म पूर्ण रूप से क्या होता है कि विकसित पौधे होते हैं। इनमें पौधे होंगे, फूल बनेंगे, और इन पौधों में क्या होता है कि फूल बनते हैं और जो बीज होते हैं वो आवरण से ढके रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे लंबा वृक्ष जो सिकोया होता है वो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी जिम्नोस्पर्म, डी एंजियोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। जो सिकोया होता है वो सबसे लंबा वृक्ष होता है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? जिम्नोस्पर्म में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से पुष्पीय पादप है? ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म, बी जिम्नोस्पर्म, सी ब्रायोफाइटा, डी टेरिडोफाइटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है? पूर्ण रूप से विकसित पौधे होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, पुष्प पाए जाते हैं, और जो बीज होता है वो, इससे पहले मैंने बताया था कि वो बीज आवरण से, किसी आवरण से ढके होते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा होता है वो क्या होता है? अपुष्पीय पौधे, इनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से ऑस्टिया पाया जाता है? ऑप्शन ए पोरीफेरा, बी सिलेंट्रेटा, सी एनिलिडा, डी मोलस्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा।
ऑस्ट्रिया क्या होता है कि ऑस्ट्रिया एक टाइप के रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा होते हैं, जो किसमें होता है, पोरिफेरम में। तो इन ऑस्ट्रिया की मदद से क्या होता है कि जो पोरिफेरम में उत्सर्जन वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान वगैरह होता है किसकी, ऑस्ट्रिया की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। ऑप्शन ए एनिलिडा, बी स्लेंट्रेटा, सी पोरिफेरा, डी एस्के हेलमिंथीज। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा पोरिफेरा। पोरिफेरा में क्या होता है कि कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, मतलब इनमें उत्तक जो टिश्यू होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, इनमें सिर्फ कोशिकाएं पाई जाती है, और इसीलिए इसे इनको क्या बोलते हैं, कोशिकीय स्तर का संगठन बोलते हैं इसको। ये सबसे ऐसा कह सकते हैं कि सबसे अविकसित जंतु होते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, पोरिफेरा आता है, इसके बाद स्लेंट्रेटा, और फिर एस्के हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज। धीरे धीरे क्या होता है कि इनका विकास होता जाता है। तो पोरिफेरा क्या होता है, पोरिफेरा में होता है कोशिकीय स्तर का संगठन। इनमें से जो स्लेंट्रेटा है उनमें होता है उत्तकीय स्तर का संगठन, और जैसे जैसे एस्के हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज और ये सारे आते हैं तो उनमें अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, गेहूं में कौन सी मूल पाई जाती है। गेहूं में कौन सी मूल पाई जाती है, मूल मतलब जड़, रूट। ऑप्शन ए है मूसला जड़, बी अपस्थानिक जड़, सी झकड़ा जड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं में पाई जाएगी झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ का निर्माण क्या होता है कि जो तना होता है उसके आधार से होता है, तने से उसका जड़ का निर्माण होता है। इसमें मूसला जड़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झकड़ा जड़। मूसला जड़ क्या होती है कि जो बिल्कुल पौधे के मूल से प्राप्त होती है, पौधे के मूल से प्राप्त होती है, और उसमें कोई भी शाखाएं वगैरह ये नहीं होती है। अपस्थानिक जड़ क्या होती है कि अपस्थानिक जड़ का जो निर्माण होता है वो पौधे के किसी भी भाग से हो सकता है, कहीं से भी जड़ें निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पौधे के मूलांकुर से ही विकसित होगी। मूलांकुर से विकसित जड़ होती है मूसला जड़, और अपस्थानिक जड़ पौधे की किसी भी भाग से हो सकती है। जैसे बरगद में क्या होता है कि पौधे की ऊपर की जो शाखाएं होती हैं उन्हीं से क्या बहुत सारी जड़ें निकलती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। ऑप्शन ए एक बीजपत्री, बी द्विबीजपत्री, सी है जिम्नोस्पर्म, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा एक बीजपत्री। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, समांतर शिरा विन्यास। जैसे किसमें, गेहूं में है ना, समांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा। मतलब जो इनकी पत्तियां होती है उनमें क्या होगा, सीधी सीधी जो इन पत्तियों, जो इनकी पत्तियां होती है ना, गेहूं की जैसे पत्तियां होगी, तो इनमें क्या होगा कि समांतर क्रम में क्या होगा, शिरा विन्यास शिराएँ पाए जाएंगी किसमें, पत्तियों में। जैसे जो एक होता है जालिकावृत शिरा विन्यास, जो द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। जालिका मतलब जालिका के रूप में होती है वो पत्तियों में, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके जालिका, ऐसे जैसे समांतर शिरा विन्यास ये हो गया, ये ऐसा, ये हो गई समांतर शिरा विन्यास। और जालिकावत शिरा विन्यास होगा ऐसे करके, ये होंगी जालिकावत शिरा विन्यास, ऐसे 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 एक जाल के रूप में ये पाया जाता है द्विबीजपत्री पौधों में। जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाएगा, क्योंकि जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होते हैं ये आवृतबीजी, ये एंजियोस्पर्म के टाइप होते हैं। एंजियोस्पर्म को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, शरीर के ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। शरीर के ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन ए उपकला ऊतक, बी है पेशी ऊतक, सी तंत्रिका ऊतक, डी है संयोजी ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होता है कि वो शरीर के अंगों और शरीर के जो ऊतक होते हैं या अंग होते हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। जैसे संयोजी ऊतक कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे अस्थियाँ हो गई, हड्डियाँ, और उपास्थि हो गई, जो ब्लड होता है वो भी क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। इनमें जो उपकला ऊतक होता है वो क्या होता है कि शरीर की बाहरी सतह में पाया जाता है उपकला ऊतक। जैसे उपकला ऊतक का क्या काम होता है, जैसे पसीना वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पसीना वगैरह को रिलीज़ वगैरह करता है।
है ना। अब पेशी ऊतक क्या करता है? पेशी ऊतक शरीर में गति प्रदान करता है। तंत्रिका ऊतक पाया जाता है हमारे मस्तिष्क में, और ये क्या करता है? शरीर का जो पूरा नियंत्रण होता है, ये क्या वो कौन करता है? तंत्रिका ऊतक शरीर को नियंत्रित, शरीर में जो भी चीज़ें वगैरह होती है तो उसको नियंत्रित करता है। एक भाग से दूसरे भाग को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर की गति को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। ऑप्शन ए तंत्रिका ऊतक, बी उपकला ऊतक, सी पेशी ऊतक, डी है संयोजी ऊतक। तो मैंने ये ऊपर भी बताया था आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशी ऊतक। पेशी ऊतक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया था कि जो नई कोशिकाएं होती हैं तो उनका निर्माण किससे होता है? जो पूर्व स्थित कोशिकाएं होती हैं, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं से क्या होती है कि नई नई कोशिकाएं बनती जाती हैं। तो और इसमें स्लाइडेन और स्वान होते हैं, उन्होंने क्या दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कवक में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन ए यूकैरियोटिक कोशिका, बी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो कवक में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? जो मोनेरा संघ होता है उस मोनेरा जगत में जो भी जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, उसमें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है कि जिनमें ऐसे कोशिका जिनमें क्या होती है कि विकसित अंग नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया, और जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती, मतलब जिन अंगों में झिल्ली नहीं पाई जाती हैं उन्हीं को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। जैसे केंद्रक हो गया, विकसित पार्ट नहीं पाए जाते इसमें, केंद्रक हो गया, केंद्रिका और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे किस में पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ऑप्शन ए जनन कोशिकाओं में, बी कायिक कोशिका, सी प्रोकैरियोटिक कोशिका, डी है यूकैरियोटिक कोशिका। तो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा जनन कोशिकाओं में। ठीक है, जनन कोशिकाओं में मतलब जिन कोशिकाओं में जनन करने की क्षमता होती है, मतलब क्या करते हैं कि एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण, ऐसे कोशिकाएं जनन कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनन कोशिकाएं। इनमें जो कायिक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है? असूत्री विभाजन पाया जाता है, नहीं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें? कायिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है कौन सा? असूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया के एंजाइम को सक्रियता प्रदान करता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, डी फास्फोरस। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया के एंजाइम को सक्रियता प्रदान करता है। सक्रियता कौन करता है? ये है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा तत्व है जो क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया में के एंजाइमों को सक्रियता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए ग्रेना, बी स्ट्रोमा, सी पेड़ की छाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेना में। ग्रेना में क्या होता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु होती है। ऑप्शन ए 100 दिन, बी 200 दिन, 210 दिन, सी 120 दिन, डी है 170 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 120 दिन। जो आरबीसी होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती है, उनकी जो औसत आयु होती है वो कितनी होती है? 120 दिन। 120 दिन तक ये जीवित रहती है, उसके बाद क्या होती है? मृत हो जाती है। और आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो में, और इसका जो विनाश होता है वो कहाँ होता है? स्प्लीन में, प्लीहा में।
साथियों, आज का पेपर प्रैक्टिस सेट इतना ही। अगले पेपर प्रैक्टिस सेट का आप इंतज़ार कीजिए। इस चैनल पर मैं लगातार साइंस की आपको टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी। तब तक आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे कि नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपको उपलब्ध हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।